वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर या यूं कहें डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस का पार्ट 2 करेंगे। अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इमरजेंसी डिक्लेयर कैसे हुई, है ना। उसका बैकग्राउंड सबसे जो ताज़ा बैकग्राउंड था वो ये था कि 12 जून 1975 को जो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कह दिया कि इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है, कि मतलब कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा है, तो इंदिरा गांधी का ये इलेक्शन गलत माना जाए। ये किन के अगेंस्ट इंदिरा गांधी इस इलेक्शन को लड़ रही थी? एक्चुअली जो राज नारायण है, एक सोशलिस्ट लीडर, जो कैंडिडेट थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, यानी कि एक तो उस सीट पर इंदिरा गांधी खड़ी थी और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे राज नारायण, है ना। इन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी 1971 में, है ना। तो अब उसका रिजल्ट आ गया था कि हाँ, इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से इलेक्शन लड़े हैं। इसके अकॉर्डिंग ये था कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सर्विसेज यूज की है अपने इलेक्शन कैंपेन में। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि जब कोई सरकार पावर में होती है तब तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स उसके अंडर होते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स इलेक्शन कमीशन के अंडर ही आते हैं, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड काम करवाते हैं। और कोई भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट, मतलब जो चल रही गवर्नमेंट होती है उस वक्त की, वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को यूज नहीं कर सकती अपने इलेक्शंस के लिए। वो चीज बिल्कुल गलत होती है। तो यहाँ पर इसी चीज का चार्ज लगा कि इंदिरा गांधी ने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सर्विसेज ली है, जो कि गलत है। अब इसके अकॉर्डिंग जिस तरह से हाईकोर्ट ने जजमेंट दी थी, इसका मतलब ये था कि इंदिरा गांधी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ये इलेक्शन था ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का था। अब जब ये इलेक्शन ही सही नहीं है तो इंदिरा गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रह सकती, और जब अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकती तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती, क्योंकि हर प्राइम मिनिस्टर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती अनटिल एंड अनलेस वो 6 महीने में एक बार वापस से एमपी के तौर पर इलेक्ट हो। देखो, जब आप एमपी नहीं रह सकते तो ये तो है कि आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहोगे, लेकिन आपको 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि आप वापस से एमपी इलेक्ट हो जाओ। तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? पार्शियल स्टे दे दिया हाई कोर्ट ऑर्डर पे, जब तक उनकी अपील जो है वो डिसाइड ना हो जाए। देखो, अब हुआ क्या, जो हाई कोर्ट का ये मसला था ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जब तक हम अपनी प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं सब केस वगैरह को, एक काम करते हैं, इंदिरा गांधी को एक बार एमपी के पद से मत हटाओ। मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगी लेकिन वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं लेंगी। तो ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने करा। अब यहाँ पर इस जो चीज का रिस्पॉन्स है ओपोजिशन ने दिया, क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चलो इंदिरा गांधी को एमपी बनाए रखो जब तक कि हम ये डिसाइड नहीं कर लेते कि इंदिरा गांधी सही है या गलत। सुप्रीम कोर्ट में ये जब चला गया था मामला तब। अब यहाँ पर जो ओपोजिशन लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ओपोजिशन की, लेड बाय जयप्रकाश नारायण, जिनके लीडर थे जयप्रकाश नारायण, वो लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी को रिजाइन कर देना चाहिए। वो लोग, उन्होंने प्रेशर बनाया इंदिरा गांधी पे कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए, और काफी सारी डेमोन्स्ट्रेशन, हड़तालें, प्रोटेस्ट वगैरह की दिल्ली रामलीला ग्राउंड्स में 25 जून 1975 में। जयप्रकाश नारायण ने नेशनल वाइड सत्याग्रह, दैट मीन्स सत्याग्रह गांधी जी ने जैसे चलाया था वैसे ही सत्याग्रह उन्होंने कर दिया
कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इंदिरा गांधी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, और इवन आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सभी से यही कहा कि जो भी आप लोगों को इस इंदिरा गांधी के और गवर्नमेंट के जो गलत, इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स हैं उनको ओबे नहीं करना चाहिए, उनको ओबे करना छोड़ दो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट, अब इस ये सब हो रहा था, है ना, मैं आपको एक बार वापस से रिकैप दे देती हूँ, आप बेटर ग्रेस्प कर पाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ, 1975 12 जून में हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन गलत तरीके से लड़ा गया है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सर्विसेज ली थी। अब ये फैसला आ गया तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, आप सभी को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो एक बार इंदिरा गांधी को एमपी तो रखो, ये लोकसभा में नहीं जाएंगे, इनको एक बार के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखो, जब तक हम डिसाइड नहीं करते कि ये चीज सही है या गलत है। अब इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जयप्रकाश नारायण लीड कर रहे थे, वो चले आए, उन्होंने इंदिरा गांधी पर प्रेशर बनाया कि वो रिजाइन करें। दिल्ली रामलीला ग्राउंड में सत्याग्रह और डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट, हड़तालें वगैरह की, और इसके अलावा एक नेशनल वाइड सत्याग्रह घोषित कर दिया, और आर्मी वगैरह सबको कह दिया कि इनको ओबे मत करो, इनकी जो गलत और जो सही डिमांड्स नहीं हैं, जो ऑर्डर्स नहीं हैं, उनको फॉलो मत करो। तो यहाँ पर ये सब चल रहा था। तो इतना क्योर्स देख करके जो गवर्नमेंट है, जो इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, उन्होंने 25 जून 1975 को इमरजेंसी इम्पोज कर दी। उन्होंने कहा कि इंटरनल डिस्टरबेंसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और आर्टिकल 350 के अंडर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, उसके अंडर हम यहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर रहे हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना था कि बहुत ज़्यादा ग्रेव क्राइसिस आ गए हैं, और इमरजेंसी को इम्पोज करना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस होनी शुरू हो गई है देश के अंदर कि इमरजेंसी को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर इमरजेंसी देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही लगती है, आर्टिकल 352 के अंडर में। वैसे कई 3 आर्टिकल्स हैं बेसिकली, इसके 3 तरह से इमरजेंसी लगती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो इंडिया में कभी नहीं लगी, और स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, जो कि इंडिया में काफ़ी बार लगी है और काफ़ी स्टेट्स में लगी है, जम्मू कश्मीर में तो इवन लगती रहती है। और देन इज योर लास्ट इज द नेशनल इमरजेंसी, जो यहाँ पर इंदिरा गांधी लगा रही हैं, है ना। अब इस इमरजेंसी के अकॉर्डिंग सारे फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स सस्पेंडेड हो जाते हैं। दैट मीन्स कि स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं रहेगी, सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है। ओके, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, वो गवर्नमेंट की इच्छा है वो सारे भी हटा सकती है। गवर्नमेंट उस पर ध्यान देना ना देना ये गवर्नमेंट की मर्जी है, वो सारे भी फंडामेंटल राइट्स हटा सकती है, या फिर वो थोड़ा बहुत लिमिट भी कर सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन देम। और इमरजेंसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में लगाई जाती है, जबकि बड़ा मुश्किल हो जाता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लगाना। 25 जून 1975 की मिडनाइट को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को इमरजेंसी इम्पोज करने को कहा। पहली बात ये सुनो कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इमरजेंसी इम्पोज करता है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल होता है, असल में जो पीछे का दिमाग होता है, जो एडवाइस होती है, वो प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। ओके, जैसे ही इमरजेंसी मिडनाइट को इम्पोज की गई, सारे जो न्यूज़पेपर ऑफिसेज हैं उनकी बिजली जो है वो काट दी गई, ताकि वो कुछ भी छाप ना सकें। और इसके अलावा जितने भी सुबह सुबह जितने भी लीडर्स हैं और वर्कर्स हैं ओपोजिशन पार्टी के, जो कांग्रेस के अगेंस्ट जितनी भी पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था।
और जो कैबिनेट है उसकी मीटिंग भी 6 AM 26 जून को, यानी कि अगले दिन सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बताई गई और ये बताया गया कि क्या हुआ है। मतलब कहने का है कैबिनेट से एडवाइस लेने की बजाय प्राइम मिनिस्टर ने अकेले ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी और इसके साथ ही कैबिनेट को ही बाद में बताया कि हम लोगों ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी है। ओके, वेल यू कैन सी हेयर काफ़ी अच्छे अच्छे से न्यूज़पेपर है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इनको देखने में। सो डू हैव अ लुक एट इट। ओके, देन इज नाउ कॉन्सिक्वेंसेस। अब इमरजेंसी इम्पोज हो गई तो इसका कॉन्सिक्वेंस यही हुआ कि जितनी भी हड़तालें हैं, जो भी स्ट्राइक्स हैं, सब बैन कर दी गई और जितनी भी एजिटेशंस है वो सब खत्म हो गई जो अभी तक चल रही थी। इसके अलावा जो अपोजिशन लीडर्स हैं इंक्लूडिंग जयप्रकाश नारायण और बाकी जितने भी हैं उनको भी जेल में डाल दिया गया। प्रेस सेंसरशिप हो गई थी। प्रेस सेंसरशिप का मतलब है कि आज देखो तुम न्यूज़पेपर में जो भी पढ़ोगे, चाहे सरकार के अगेंस्ट है चाहे सरकार के लिए है, जो भी है वो क्या है, वो न्यूज़पेपर्स खुद मतलब उनको छूट है कि वो कुछ भी छाप सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे प्रेस सेंसरशिप हो गई थी। कहने का मतलब है कि अब गवर्नमेंट पास जाती थी, पहले अब पूरा न्यूज़पेपर जाता था, जो भी वो रिपोर्ट छापने वाले हैं सारी जाती थी, गवर्नमेंट उसको पढ़ती थी और अगर कोई उन्हें ऐसा लगता था कि अगेंस्ट है हमारे या नहीं छपनी चाहिए तो वो उसको कहते थे कि इसको मत छापो, इसको हटा दो। तो इसको कहते हैं प्रेस सेंसरशिप। ओके, देन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जामियत इस्लामी, ये बैन कर दी गई क्योंकि ऐसा लगा कि ये लोग ये जो संघ हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कम्युनल डिसहार्मनी कर सकती हैं, ये दंगे भड़का सकती हैं। अब यहाँ पर ये सब चल रहा था और इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सबको हटा दिया गया और इवन लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट है उसमें भी नहीं जा सकते थे अपने फंडामेंटल राइट्स के बचाव में। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये नहीं होता, मान लो आज गवर्नमेंट को ये पता है कि कोई एक व्यक्ति है वो कहीं पर बम लगाने जा रहा है या कहीं पर धमाके करने जा रहा है या कुछ भी करने जा रहा है या इस व्यक्ति की वजह से यहाँ पर दंगे भड़क सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ का वेट नहीं करेगी कि कब ये हो जाए और हम इसको अरेस्ट करें। जब ये ऑलरेडी पता लग चुका है तो गवर्नमेंट उसको इस ही बिना पर अरेस्ट कर लेती है ताकि वो चीज़ जो वो करने वाला है वो कहीं या वाली है वो कहीं ना हो जाए। तो ये चीज़ है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत यूज़ किया। कई सारे लोग जो है अरेस्ट किए गए और इवन जो अरेस्टेड लोग हैं वो हिबियस कॉर्पस के थ्रू भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे। उन्होंने कोशिश की, काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स ने ये भी जजमेंट दी कि एटलीस्ट हम लोग जो लोग अरेस्ट किए गए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पर, कम से कम उनको तो एंटरटेन कर ही सकते हैं कोर्ट्स में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मतलब कि हाई कोर्ट गलत है और गवर्नमेंट का स्टैंड ही सुना कि इवन गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि ये जो लोग हमने अरेस्ट किए हैं इनको हमें रीज़न भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने आपको क्यों अरेस्ट किया है। तो ये सब चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट की ही साइड ली थी। काफ़ी सारे पॉलिटिकल वर्कर्स जो इमरजेंसी के अगेंस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे और अंडरग्राउंड होने का मतलब है कि छिप गए थे कहीं पर और जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हड़तालें कर रहे थे। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसी जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने जो रिपोर्ट सेंसर कर रखी थी वहाँ का एरिया ब्लैंक छोड़ दिया था। ब्लैंक छोड़ने का यहाँ पर देखो मतलब ऐसे है
कि मान लो मैंने कोई इमरजेंसी के अगेंस्ट, इमरजेंसी के खिलाफ कुछ लिख दिया मैंने, और न्यूज़पेपर ने उसे छापा, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप इसको नहीं छाप सकते। न्यूज़पेपर छापने वाला था, गवर्नमेंट ने कह दिया आप नहीं छाप सकते, तो न्यूज़पेपर ने अपना ओपोजिशन दिखाने के लिए, अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए, जहां पर वो छापने वाले थे वो वाला एरिया जो है वो खाली कर दिया। कम से कम लोगों में ये तो बैठ ही जाएगा ना, लोगों में ये मैसेज तो पहुंच जाएगा कि यहाँ पर कुछ होता, जो कि गवर्नमेंट ने हटा दिया, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये तो पहुंच ही जाएगा। देन कुछ मैगजीन्स जैसे कि सेमिनार और मेन स्ट्रीम, उन्होंने सोचा कि हम लोगों को बंद ही कर देना चाहिए अपना मैगजीन, और इंस्टेड कि हम गवर्नमेंट की सेंसरशिप में इन्वॉल्व हों। कई सारे न्यूज़ लेटर्स और लीफलेट्स भी पब्लिश किए गए छिप कर, चोरी छिपे, इमरजेंसी के अगेंस्ट। देन कन्नड़ के राइटर शिवरामा करनाथ और हिंदी राइटर फणीश्वरनाथ रेणु, जिनको कि पद्म भूषण पद्मश्री रिस्पेक्टिवली मिला था, उन लोगों ने भी इमरजेंसी के अगेंस्ट एक अपनी निराशा और नाराज़गी जताने की वजह से अपने जो अवार्ड्स हैं वो रिटर्न कर दिए थे। तो ये सब यहाँ पर चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में भी किए गए। एक अमेंडमेंट लाया गया जिसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि इन 3 जनों का इलेक्शन जो है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस बात पर, इस बिना पर कि इनका इलेक्शन इन्होंने गलत तरीके से लड़ा है। देन एक 42nd अमेंडमेंट आई जिसने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चेंजेस किए थे। एक चेंज तो ये था कि जो हमारा सरकार का जो टर्म होता है, जो लेजिस्लेचर होता है, जो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो और वो जो पूरी लोकसभा बनाते हैं, है ना, और उसके बाद फिर वो जो सरकार का टर्म भी होता है वो अभी 5 साल का है। तुम्हें पता है ना, मतलब अभी 5 साल का टर्म है। रिसेंट में मोदी जी की सरकार चल रही है तो ये 5 साल तक चलेगी, इसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे। इंदिरा गांधी ने यहाँ पर ये कह दिया था ये 5 साल का नहीं होगा, ये बल्कि 6 साल का होगा। ओके, तो ये इस तरह का अमेंडमेंट ले आई थी इंदिरा गांधी। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किए गए थे। तुम्हें पता है यूनिटी, पहले सिर्फ यूनिटी ऑफ नेशन लिखा हुआ था प्रीएम्बल में, फिर लिखा आ गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसके अलावा सोशलिस्ट वर्ड जो है इंदिरा गांधी ने इंसर्ट करवा दिया था, और भी ऐसे कई सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई थी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 42nd अमेंडमेंट के तहत आई थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने ये भी कह दिया था कि इमरजेंसी के दौरान इलेक्शन 1 साल के लिए पोस्टपोन किए जा सकते हैं। 1971 के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन 1976 में होने थे, अब वो 1978 में होंगे, ऐसा कह दिया गया था कि क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। और आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि कहाँ तक ये डेमोक्रेटिक था। आगे तो खैर हम इसकी डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ तक डेमोक्रेटिक था, या इसने डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। सो इट वॉज अ डिक्टेटरशिप और अ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, तो ये आप मुझे बताएंगे। So this is the end of this video. Thanks for watching it. Stay tuned for more.